हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख मिसाइलों के बारे में, और हमने भारत की जो दो प्रमुख मिसाइल थी, पृथ्वी और अग्नि, उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हम पृथ्वी और अग्नि मिसाइल से आगे की जो मिसाइल्स हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। और मुख्य मिसाइलों में जो भारत की मुख्य मिसाइल्स पृथ्वी और अग्नि के अलावा भी हैं, वो मुख्य मिसाइल्स हैं आकाश, नाग, ब्रह्मोस, स्वप्न, लाहट, सागरिका, शौर्य, कॉर्नेट ई और बराक। ये भारत की कुछ ऐसी प्रमुख मिसाइलें हैं जो भारत के डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत बनाती हैं। इन मुख्य मिसाइलों के अलावा आपने पीछे ही एक बहुत अच्छी क्वालिटीज की मिसाइल श्रेणी एक चर्चा में रही थी, जो फ्रांस से हमारी डील हुई थी, और वो जो जो हमारी एक जिसको कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमने अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल किया था, उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कभी बाद में। तो आज इन्हीं मिसाइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इन मिसाइलों में हम देखते हैं कि आकाश श्रेणी की जो हमारी मिसाइल थी, उसकी क्या मुख्य विशेषता थी। आकाश जो हमारी मिसाइल थी, आकाश की जो मुख्य विशेषता थी, वो इसे जो और मिसाइलों से अलग बनाती थी, वो थी इसकी सुपरसोनिक स्पीड। जबकि जो सुपरसोनिक स्पीड हमारी पृथ्वी और अग्नि श्रेणी की जो मिसाइलें थी, उनमें सुपरसोनिक स्पीड का यूज नहीं किया गया था, बल्कि आकाश हमारी जो मिसाइल थी वो सुपरसोनिक श्रेणी की, यानी कि 2.5 मैक श्रेणी से किसी भी शत्रु के विमान पर, उसके दूसरे जो अटैक करने वाले जो साधन थे, उन पर वो हमारी मिसाइल काउंटर अटैक कर सकती थी। और ये जो मिसाइल है, ये यूएसए की पैट्रियट जो मिसाइल थी उससे बेहतर थी। केवल यूएसए की जो लेपर्ड और अब्राहम मिसाइल थी, वही इसके बराबर की मिसाइल थी। अदरवाइज ये अपने समय की अत्याधुनिक तकनीक के साथ इसको विकसित किया गया था। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल थी। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब है कि उसे जमीन से वायुयानों के द्वारा, जो लड़ाकू बमवर्षक विमान होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए तैयार किया गया था। इसकी जो मारक क्षमता थी, लगभग 30 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता थी, यानी कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी। और अपनी साथ ये 55 किलोग्राम भार तक आयुध सामग्री वारहेड ले जा सकती थी। एक प्रकार से मल्टीपर्पज विमानरोधी मिसाइल थी। मल्टीपर्पज का मतलब है कि इसमें एक साथ हम 4 in 1 टाइम कि एक ही टाइम पर हम 4 प्रकार की इसमें मिसाइल्स को दाग सकते थे एक साथ से। तो ये अपने आप में एक मल्टीपर्पज यूज, इसका बिल्कुल एक लेटेस्ट वर्जन था, जो पहले की मिसाइलों में नहीं देखा गया था। इसके अलावा इसको लॉन्च करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं थी। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं था कि इसको केवल एक पर्टिकुलर जगह से ही, फिक्स जगह से ही इसको लॉन्च किया जा सकता है, बल्कि इसको हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते थे। इवन एक साधारण से ट्रक से, जो एक रोड पर चलने वाला एक साधारण ट्रक होता है, या मिलिट्री का कोई एक साधारण जो सामान ढोने वाला ट्रक होता है, उससे भी हम इसको लॉन्च कर सकते थे। तो ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक था। ये बैलिस्टिक श्रेणी की मिसाइल थी। और इसके अंदर जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, जो इंफ्रारेड और इसका फेस्ट एरे रडार, इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक रडार सिस्टम कंप्यूटर की सहायता से यूज किया गया, जो एक साथ 60 लक्ष्यों पर, 60 लक्ष्यों पर, यानी कि वो एक साथ 60 जगह पर निशाना लगा सकता था, 60 जगहों को टारगेट को अटैक कर सकता था। और ये जो टेक्निक थी, इसके अलावा इसी में एक फेज शिफ्ट टेक्निक यूज की गई, यानी कि जो मिसाइल थी वो अपने फेज को शिफ्ट कर सकती थी जरूरत के अनुसार। और उस समय के अनुसार केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसके पास फेज शिफ्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। इसके अलावा इसमें रैमजेट प्लस में बूस्टर टेक्निक का यूज किया गया। जो रैमजेट एक वायुदाब प्रणोदक ईंधन जो होता है, उसकी एक टेक्निक्स है। और इसमें अत्याधुनिक बूस्टर, ताकि इसकी जो गति थी, इसकी जो स्पीड थी, उसको सुपरसोनिक गति से इसको बनाए रखा जा सके। इसलिए इसमें जो अत्याधुनिक तकनीक थी, जिसमें रैमजेट प्लस में अत्याधुनिक बूस्टर का प्रयोग किया गया, उसकी सहायता से इसकी गति को बनाए रखने में हमें मदद मिली, जिसके कारण ये किसी भी शत्रु के विमान को पलक झपकते ही, यानी कि बहुत कम समय में उसको नष्ट कर सकती थी, जिससे कि शत्रु देश को संभलने का मौका भी नहीं मिले। ये जो श्रेणी की मिसाइल थी, ये पाक की F-16 जो लड़ाकू बमवर्षक विमान था, उसको भी नष्ट कर सकती थी। इवन पाकिस्तान की जो हथ 1, 2, 3 श्रेणी की जो मिसाइल थी,
या इवन चाइना की जो M11 मिसाइल थी उससे भी हमारी बेहतर थी, और चाइना की M11 मिसाइल को भी उतने ही दक्षता के साथ हवा में ही नष्ट कर सकती थी जितने की किसी दूसरी पाकिस्तानी मिसाइल्स को या और किसी दूसरे विमान को नष्ट कर सकते थे। इसके अलावा यह रूस की स्कड मिसाइल से भी बेहतर थी। तो पृथ्वी अग्नि के बाद जो आकाश की हमारी जो मिसाइल थी ये अपने आप में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वर्जन था, जिसको कि 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर के हमारे जो इंटीग्रेटेड मिसाइल रेंज टेस्टिंग सेंटर है वहां से इसको टेस्ट किया गया था, और उसके बाद पूर्ण रूप से इसके टेस्ट परीक्षण के बाद भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया। आकाश के बाद अगली जो मिसाइल है हम उसको देखते हैं नाग डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का, यानी कि अब ये थर्ड जनरेशन में हमारी जो मिसाइल श्रेणी थी वो प्रवेश कर गई है। जैसे कि हम फोन की श्रेणी में भी, मोबाइल में भी हम पढ़ते हैं 2G 3G, तो उसी प्रकार से अब हमारी जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो 2G को क्रॉस करके 3G में प्रवेश कर गई है, और जो नाग था वो तीसरी पीढ़ी का हमारा जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई मिसाइल थी। इसकी जो मारक क्षमता थी वो अधिकतम 9 किलोमीटर तक की थी। ये एंटी टैंक मिसाइल थी, क्योंकि ये आमने सामने सरफेस टू सरफेस लड़ने वाली मिसाइल थी, तो इसकी जो मारक क्षमता थी या दूरी थी, जो डिस्टेंस थी वो कम थी। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी, लेकिन इसको हम एक किसी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि वायुसेना के जो एक लाइट हेलीकॉप्टर है, हम इसको ऊपर से भी यानी कि एयर टू सरफेस भी हम इसको चला सकते थे। तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से हमारी जो वायुसेना की जो मारक क्षमता थी उसके बढ़ जाने के कारण ये जो एंटी टैंक मिसाइल थी इससे शत्रु देश के जो टैंक को नष्ट किया जा सकता था। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, इसको पूरी एक कंप्यूटर ऑपरेटेड मिसाइल थी। इसको कंप्यूटर की सहायता से इसमें यूज किया गया। इसको दागो और भूल जाओ टेक्निक पर, यानी कि इसको एक बार छोड़ने के बाद, एक बार इसको लॉन्च करने के बाद दोबारा इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। ये पूर्ण रूप से गाइडेड मिसाइल थी, और इस गाइडेड मिसाइल के कारण ये शत्रु देश के जो टैंक है उस पर ऑन टॉप और ऑन फेस यानी कि सामने से भी और ऊपर से भी आक्रमण करके शत्रु के टैंक को नष्ट कर सकते थे। इसकी जो अत्याधुनिक जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी के कारण हमारा पाकिस्तान की तुलना में या चाइना की तुलना में जो टैंक रोधी एंटी टैंक मिसाइल जो सिस्टम था वो हमारा मजबूत हुआ, और उसने हमारे डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूती प्रदान की। नाग के बाद आपने एक बहुत मशहूर और फेमस एक बहुत बड़ी मिसाइल का नाम जरूर सुना होगा, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो मिसाइल थी वो रूस की मस्कोवा मिसाइल का एक रूपांतरण था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से तैयार की गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक विशेषता थी, जो सबसे बड़ी जो विशेषता इसको जो अपने समय की सभी मिसाइलों से अलग करती थी, वो थी इसकी स्पीड। इस ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड थी वो 2.8 मैक, यानी कि ये वायु की गति से 2.8 गुना अधिक गति से ये किसी भी शत्रु देश के उस पर आक्रमण कर सकती थी। स्पेशली ये एंटी वारशिप मिसाइल थी, यानी कि शत्रु देश के जो लड़ाकू समुद्री जहाज थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया। बाद में इसके लिए वायुसेना के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल का जो उन्नत संस्करण, लघु संस्करण तैयार किया गया था, और इसकी जो मारक क्षमता थी सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, और इसकी जो मारक क्षमता थी वो 290 किलोमीटर तक थी, यानी कि मीडियम रेंज में थी, और अपने साथ 300 किलोग्राम तक ये आयुध सामग्री जो वार हेड था इसका, ये उसको ले जा सकती थी। इसको सबसे पहली बार जो परीक्षण किया गया था वो 12 जून 2001 में इसका परीक्षण किया गया, लेकिन भारतीय सेना में इसको 21 जून 2007 में इसको पूर्ण परीक्षण के बाद, कई दौर के परीक्षणों के बाद इसको शामिल किया गया। ये क्रूज मिसाइल थी, और इसकी जो मुख्य विशेषताओं में थी, इसकी जो मुख्य विशेषता थी उसकी सबसे गति, सर्वाधिक गति थी उस टाइम की अपने अनुसार। इतनी उन्नत एडवांस सुपरसोनिक स्पीड वाली जो मिसाइल थी वो इवन अमेरिका, चाइना और किसी दूसरे देश के पास भी नहीं थी। इसके अलावा इसके जो यूएसए की जो कुछ मिसाइल थी या चीन की जो बाबर मिसाइल थी जिसका कि उन्होंने पाकिस्तान को निर्यात किया था, ये उसकी तुलना में काफी एडवांस थी। ये उनको भी नष्ट कर सकती थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम उनकी तुलना में हमारी जो मिसाइल थी वो बेहतर थी, उन्नत थी, और ये 2 चरणों वाली, इसमें तरल और ठोस ईंधन का इसमें यूज किया गया था। ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से गाइडेड मिसाइल थी। दाग और भूल जाओ के सिद्धांत पर किसी भी वातावरण में इसको प्रयोग किया जा सकता था। एक बार छोड़ने के बाद इसको बीच में गाइड करने की जरूरत नहीं थी। तो अपने आप में ब्रह्मोस जो मिसाइल थी वो एक बहुत बड़ी मिसाइल थी,
और आज भी हम नाम सुनते हैं ब्रह्मोस मिसाइल का, वो आज भी उसका जो चार्म है वो कम नहीं हुआ है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अगली मिसाइल देखते हैं शोपन। शोपन जो मिसाइल थी वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल थी। डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल को टेस्ट करने का विचार कर रहा है, या एक ऐसी मिसाइल को प्रोजेक्ट करने का वो उसका प्लान है जो एक साथ कम से कम 100 टाइम्स अटैक कर सके और उसको वापस भी बुलाया जा सके। देखना अब हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस में चले गई है मिसाइल की, कि एक मिसाइल जो पहले वाली मिसाइल थी वो एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होती थी, लेकिन अब डीआरडीओ का प्रयास था कि एक ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल को टेस्ट करे जो कि 100 टाइम्स अटैक भी कर सके, उसको हम दोबारा यूज भी कर सके। ये विमान क्रूज प्रक्षेपास्त्र रिमोट चालित वाहन का एक मिक्स रूप होगा, यानी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो कई चीजों का एक मिक्स रूप, मान लिया एयरप्लेन, क्रूज मिसाइल्स या रिमोट से चलने वाला कोई भी जो रिमोट चालित रिमोट कंट्रोल कोई भी एक व्हीकल होगा, ये इन सब का एक मिला जुला रूप होगा। अल्टीमेटली एक क्रूज टाइप की मिसाइल होगी, क्रूज श्रेणी की मिसाइल होगी। क्रूज श्रेणी की जो मिसाइल हम जानते हैं वो अपनी गति के लिए जानी जाती हैं। अब इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो पहले वाली सभी मिसाइल से अलग होगी, वो टेक्नोलॉजी स्टील्थ टेक्निक। स्टील्थ टेक्निक का मतलब है कि ये जो मिसाइल होगी हमारी, ये दुश्मन के रडार से बच करके दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगी, बल्कि उनसे छुप करके ये अटैक करेगी दुश्मन पर। और इसको वापस बुलाने के लिए हमने एक बहुत पावरफुल रिमोट सिस्टम का इसमें यूज किया जाता है, ताकि ये दुश्मन पर अटैक करके हमारे वापस हमारे पास आ सके। इसके लिए इसमें एक आरजीएस सिस्टम, जैसे हमारे पास में जीपीएस सिस्टम होता है, उसी प्रकार से इसमें रेगुलेटेड गाइडिंग सिस्टम का यूज किया गया है। स्क्रैमजेट इंजन का इसमें यूज किया गया है, रैमजेट ईंधन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है, यानी कि इसमें स्क्रैमजेट और रैमजेट दोनों ही प्रकार के ईंधनों का इसमें यूज किया गया है, जिसके कारण वायु में जो इसकी गति है, वायु प्रणोदक दबाव के कारण इसकी जो गति है वायु में वो 7 मैक तक, 7 मैक का मतलब है कि धमनी की गति से 7 गुना गति तक, यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसकी गति कितनी अधिक होगी। और ये किसी भी शत्रु के जो सिस्टम होगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बहुत कम समय लेगी, और जिसको हम कह सकते हैं कि पलक झपकते ही शत्रु पर अटैक कर देगी और सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाइल होगी जो कि अभी अंडर प्रोसेस में है, और उसमें बहुत सारे कुछ अभी टेस्ट और सुधार किए जाने हैं डीआरडीओ के द्वारा। इसके बाद अगली जो मिसाइल हमारी वो लाहट। लाहट ये है लेजर होमिंग एंटी गाइड मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी। इसकी जो मारक क्षमता है, डिस्टेंस है, रेंज है, वो कम है, यानी कि शॉर्ट रेंज की है। मैक्सिमम इसकी 6 किलोमीटर तक इसको यूज कर सकते हैं। और ये एंटी टैंक मिसाइल होगी, यानी कि इसका जो लक्ष्य होगा, टारगेट होगा, वो टैंक को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये रिमोट, ये एक प्रकार का जो अर्जुन टैंक हमारे पास है, जो सेना के पास, अर्जुन टैंक से ये चालित होगी। इसको लॉन्च किया जाएगा, अर्जुन टैंक पर इसको तैनात किया जाएगा। अर्जुन टैंक की सहायता से हम इसको शत्रु देश की सेना पर या उसके जो दूसरा जो अटैकिंग सिस्टम है उसको टारगेट करके हम इसको लॉन्च करेंगे। ये बैलिस्टिक श्रेणी की मिसाइल होगी, और ये लेजर गाइडेड मिसाइल होगी पूर्ण रूप से। लेजर गाइडेड होने के कारण इसे हम दूर से कंट्रोल कर सकते हैं, दूर से ही हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी जो स्पीड होगी वो काफी अधिक होगी। 1 मिनट से भी कम समय में ये शत्रु देश के जो सिस्टम होगा उस पर ये अटैक करने में कामयाब होगी। लाहट के बाद सागरिका। सागरिका जो हमारी मिसाइल थी, सागरिका मिसाइल पृथ्वी 3 श्रेणी का, जो पृथ्वी तृतीय श्रेणी की जो मिसाइल थी उसी का एक उन्नत और सुधरा हुआ रूप है, जो कि हमारी नौसेना के लिए तैयार किया गया है। नौसेना के संस्करण के लिए हमने पनडुब्बी की जरूरत होती है, यानी कि उसको लॉन्च करने के लिए, ताकि हमारे पास जो नौसेना के सबमरीन्स या वारशिप्स हैं उनसे हम इसको छोड़ सकें। लेकिन हमारे पास अभी तक इतनी श्रेणी की, जो उन्नत श्रेणी की जो सबमरीन्स थी जो परमाणु आयुध से संपन्न हो, हमारे पास अभी नहीं थी। लेकिन उस श्रेणी के लिए जो एटीवी जिसको हम बोलते हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल्स श्रेणी के तहत भारतीय रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ उसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है। सागरिका की जो विशेषता है मुख्य वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल के साथ इसकी जो मारक क्षमता होगी ये 350 किलोमीटर से लेकर के 750 किलोमीटर तक होगी। आमतौर पर ये मीडियम रेंज मिसाइल होगी। इसकी जो वार हेड ले जाने की जो कैपेसिटी होगी वो 250 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक इसकी कैपेसिटी होगी। एंटी सबमरीन या एंटी शिप मिसाइल होगी, यानी कि शत्रु देश की पनडुब्बी को या उसके
जो लड़ाकू समुद्री जहाज है उसको ये नष्ट करेगी। इसको टर्बोजेट से लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में विशाखापट्टनम के पास नौसेना बेस से इसका किया गया था। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का मिला जुला ही रूप होगा, यानी कि इसमें दोनों जो मिसाइल की श्रेणी है, टाइप्स हैं, उनका इसमें गुणों का सम्मिलन होगा, यूज होगा, मिक्स होगा। 1994 से इसमें धनुष की कमियों को, जो धनुष हम जानते हैं एक मिसाइल जो नौसेना के लिए तैयार की गई थी, लेकिन उसकी कुछ कमियां रह गई थी और उसी कमियों को दूर करने के लिए हमारी सागरिका मिसाइल में कुछ उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और इस उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए इसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया। जीपीएस सिस्टम लगाने के बाद भारत कुछ गिने चुने उन एडवांस देशों में हमारे पास शामिल हो गया जिनके पास एंटी सबमरीन मिसाइल्स या नौसेना के पास सबमरीन से या वारशिप से छोड़ने की जो कैपेसिटी थी अवेलेबल थी। अब भारत 5वां ऐसा देश बन गया था। भारत के अलावा चाइना, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश थे जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। सागरिका के बाद शौर्य जो मिसाइल थी वो भारत की K-15 परियोजना के तहत उसको डेवलप किया गया था। K-15 परियोजना के बाद इसमें ये सरफेस टू एयर मिसाइल थी। ये 700 किलोमीटर तक मार कर सकती थी और ये भी एंटी सबमरीन या एंटी शिप मिसाइल थी, यानी कि शौर्य मिसाइल थी वो सागरिका मिसाइल से ही मिलती जुलती मिसाइल थी हमारी। इसको भी नौसेना के लिए तैयार किया गया था। पनडुब्बी से इसको छोड़ा जा सकता था। ये भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का मिला जुला रूप था। और इसके अलावा इसमें जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी का जो एक विकल्प श्रेणी, यानी कि हमारी जो पनडुब्बियों की कमी को दूर करने के लिए हमारे जो डिफेंस सिस्टम था वो एक गुप्त कोड से ATV जिसको नाम दिया गया था, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल्स के नाम से कुछ ऐसी पनडुब्बियां तैयार कराया था जो परमाणु आयु संपन्न हो, जबकि अब तक भारत के पास पहले नहीं थी। तो ये एक लेटेस्ट ऐसी पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए एक कूट नाम दिया गया था ATV। इसको 2 बार अंडर वाटर टेस्ट करने के बाद, यानी कि पूर्ण रूप से टेस्ट करने के बाद भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया। तो ये भारत की कुछ प्रमुख मुख्य मिसाइल थी जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। कुछ मुख्य मिसाइल्स जो भारत के पास हैं वो अभी और बचती हैं जिनको हम करेंगे अगली क्लास में।